हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ ड्रग विद इन आवर बॉडी। अब मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन बॉडी क्या होता है? मान के चलिए ये हमारा ड्रग है और ये हमारा पेशेंट है, ये हमारा पेशेंट है। तो जैसे ये पेशेंट ये ड्रग को लेगा तो ये ड्रग सीधा जाएगा हमारे स्टमक में, स्टमक से जाता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन के द्वारा ये जाता है लीवर में, और लीवर से ड्रग चला जाता है सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में इसके इफेक्ट पोज करता है, सर्कुलेशन के बाद ये हो जाता है एक्सक्रीट। तो ये जो कंजप्शन से लेके एक्सक्रीशन तक की प्रोसेस है, इसमें ड्रग के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, इफेक्ट ऑन ड्रग बाय द बॉडी, ये हम स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। इसके 4 पिलर होते हैं: अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें अब्जॉर्प्शन की, तो अब्जॉर्प्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हो सकती है। मान लो कोई ड्रग हमने टॉपिकली लगाया, तो ये हमारी स्किन है, स्किन पे अगर टॉपिकली कोई ड्रग हमने लगाया क्रीम की तरह, तो वो अब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, इसका अब्जॉर्प्शन ऐसे होगा। अगर हमने कोई ड्रग ओरली लिया तो हमारी जीआईटी में जाएगा, जीआईटी से म्यूकस मेम्ब्रेन में होकर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। तो अब्जॉर्प्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। फैक्टर क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं अब्जॉर्प्शन को, जैसे देख के चलो। सबसे पहला फैक्टर आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में लिक्विड ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, सिंपल सी बात है। इसके बाद अगर हम सोल्युबिलिटी पे आते हैं, तो जो लिपिड सोल्यूबल होता है वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाएगा, जबकि वाटर सोल्यूबल नहीं कर पाएगा। तो जो लिपिड सोल्यूबल है उसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा वाटर सोल्यूबल के कंपैरिजन में। लिपिड सोल्यूबल कैसा होता है? अनआयनाइज्ड होता है, वाटर सोल्यूबल आयनाइज्ड होता है। तो अनआयनाइज्ड भी आयनाइज्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाएगा। अगर हम साइज़ का फैक्टर देखें तो ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल पार्टिकल जो होगा लार्ज पार्टिकल से ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। इसके बाद आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अब्जॉर्प्शन रेट भी अलग अलग हो सकती है। इसके बाद अगर हम पीएच की बात करें, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो पुअरली अब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। अगर हम एक साथ 2 ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका आपस में कोई इंटरेक्शन भी हो सकता है। इसके दोनों तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। हो सकता है कोई ड्रग उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ा दे एक ड्रग का, हो सकता है दूसरा ड्रग इसका अब्जॉर्प्शन घटा दे। इसके बाद जीआईटी एंड अदर डिजीजेस। अगर जीआईटी में कोई डिजीज़ है या हिपेटिक कोई डिजीज़ है, तो इससे हमारा जो अब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, पहले मैं यहाँ समझाता हूँ। मान के चलो हमने 100 माइक्रोग्राम कोई ड्रग लिया, वो हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक में भी 100 माइक्रोग्राम गया। उसके बाद जाएगा लीवर में, लीवर में भी वो पहुँचा 100 माइक्रोग्राम। उसके बाद वो जाएगा सर्कुलेशन में, लेकिन सर्कुलेशन में पहुंचा 60 माइक्रोग्राम। तो जो लीवर में 40 माइक्रोग्राम का क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबोलाइज हो गया। तो ये जो 100 माइक्रोग्राम हमने लिया था, ये डोज था 100 माइक्रोग्राम, लेकिन ये अवेलेबल कितना हुआ यूज़ करने के लिए? ब्लड स्ट्रीम में कितना पहुंचा? 60 माइक्रोग्राम। तो ये 100 माइक्रोग्राम का 60 माइक्रोग्राम जो फ्रैक्शन है, इसे बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अब डायरेक्ट डेफिनेशन में देखो, डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग दैट रीचेज सिस्टेमिक सर्कुलेशन फ्रॉम अ गिवन डोज। जो भी हमने डोज दिया है उसमें से कितना फ्रैक्शन है जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हो चुका है या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है। अब अगर हम आईवी रूट में देखें तो 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आईवी रूट हम डायरेक्ट कहाँ देते हैं? डायरेक्ट ब्लड में देते हैं, डायरेक्ट वीन में इंजेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। तो जितना डोज हम दे रहे हैं सीधा ही ब्लड में दे दिया, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई? 100% हुई। और ये जो बायो अवेलेबिलिटी होती है फ्रैक्शन होता है, तो फिर इसे हम हमेशा परसेंटेज में देखते हैं। ठीक। इसके बाद नीचे और क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बायो इक्विवेलेंट। मान लो हमारे पास कोई ड्रग है, ये 2 फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है, फॉर्मुलेशन ए और फॉर्मुलेशन बी। मान लो 2 कंपनियां बना रही हैं सेम ड्रग को, एक कंपनी ए बना रही है, एक कंपनी बी बना रही है, लेकिन इसका और इसकी दोनों की बायो अवेलेबिलिटी अगर सेम है तो इन दोनों ड्रग को क्या बोला जाएगा? ए और बी
ए एंड बी आर बायो इक्विवेलेंट। तो यही हमारे पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ़ टू फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग प्रोड्यूस इक्वल बायो अवेलेबिलिटी दे आर सेड टू बी बायो इक्विवेलेंट। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ड्रग। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, वही फिजिकल स्टेट, सोल्युबिलिटी, साइज़, ये सब पीएच, ये सब इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे साइज़ के हिसाब से बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी, इसकी जो फिजिकल स्टेट है उसके हिसाब से इसकी बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी। इसके बाद अगला वो आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इससे भी बायो अवेलेबिलिटी डिफर करती है। जैसे आईवी रूट में हमने देखा कि 100% बायो अवेलेबिलिटी थी, जबकि ओरल रूट में ऐसा नहीं होता। इसके बाद पीएच से भी अफेक्ट पड़ता है, फूड से अफेक्ट पड़ता है। फूड से जो इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब फूड हमारी बॉडी में जाता है तो वो पीएच को अल्टर करता है, तो ये इनडायरेक्टली काम करता है पीएच पे, और पीएच से बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एनी ड्रग चेंजेस। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, जैसे मैंने बताया इसके दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ऐसी जीआईटी डिजीज़, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अब ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे नीचे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा हिपेटिक डिजीज़ अगर कोई होगी तो बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो जितना अच्छा ऑब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी, इसलिए ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम है तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये हम देखते हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है इसकी दूसरा नाम है फर्स्ट पास इफेक्ट, या इसे बोला जा सकता है प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन। नाम से पता चल रहा है सिस्टम में जाने से पहले जो एलिमिनेशन होगा ड्रग का उसे बोलते हैं प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन। अब नॉर्मली देखें तो क्या होता है, हम ड्रग लेते हैं ओरली, वो गट में जाएगा, गट के बाद पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा लीवर में, लीवर से जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। लेकिन ये गारंटीड नहीं है कि हम यहाँ पर अगर एक्स अमाउंट लेंगे तो ये सिस्टम में भी एक्स अमाउंट ही पहुँचेगा। जो लीवर होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग या तो मेटाबोलाइज हो जाता है, या इनएक्टिव हो जाता है, या एक्सक्रीट हो जाता है। तो लीवर में ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है इससे एक्स अमाउंट यहाँ पे जाके रिड्यूस हो जा रहा है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस पाथ सम ड्रग गेट मेटाबोलाइज्ड एंड आर रिमूव्ड और इनएक्टिवेटेड बिफोर रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ आया, यही यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो ड्रग है पहले स्टमक में जाएगा, स्टमक से लीवर में जाता है, लीवर से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो कुछ पार्ट होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है। तो लीवर में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इससे क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जैसा अभी हमने देखा। इसके बाद ड्रग विथ हाइयर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम प्रेफर करते हैं कि पेरेंटरल रूट से दें। इससे क्या होगा, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसे बाईपास किया जा सकता है, जीआईटी में जाएगा ही नहीं, ना लीवर में जाएगा, तो इसका बायो अवेलेबिलिटी कम होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अगर किसी केस में हमें ओरली देना पड़ रहा है तो फिर उसका डोज हाई हो जाएगा सिस्टेमिक रूट वाले डोज से। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, जो ड्रग होता है वो जैसे ही हमारे सर्कुलेशन में जाता है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। अब अगर एसिडिक ड्रग है तो कौन से प्रोटीन से बाइंड होगा, एल्ब्यूमिन से, और अगर बेसिक ड्रग है तो किससे बाइंड होगा, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक, अब ये क्यों होता है, इसके कुछ इफेक्ट देखते हैं। जब ड्रग फ्री फॉर्म में होता है तो वो एक्टिव होता है, लेकिन जब वो बाउंड हो जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ये कैसा वर्क करता है, एक टेम्परेरी स्टोर की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, एक टेम्परेरी स्टोर की तरह वर्क करता है। अब बाइंडिंग से होता क्या है, बाइंडिंग डिलेज मेटाबॉलिज्म। बाइंडिंग से क्या होता है, इसका जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो कम हो जाती है। बाइंडिंग डिलेज एक्सक्रीशन, अगर मेटाबोलाइज नहीं होगा तो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। बाइंडिंग से क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर मान लो वो फ्री फॉर्म में होता तो एक्टिव फॉर्म में होता, तुरंत उसका जितना भी था वो सब एक्शन प्रोड्यूस हो जाता। लेकिन अगर इसे हम बाउंड कर देते हैं तो फिर इसका एक्शन स्लो हो जाएगा। स्लो होने के साथ साथ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग टाइम तक इसका एक्शन रहेगा। इसके बाद हार्ड टू एलिमिनेट इन केस ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के केस में अगर ये बाउंड फॉर्म में रहा तो इसका एक्सक्रीशन डिले होता जाएगा और इसे एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।